अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद अली है और मैं ऑस्ट्रेलिया से आपके साथ हाजिर हूँ। और मेरे साथ एज यूजुअल पाकिस्तान से मियाँ ताहिर साहब और मियाँ खलील साहब तशरीफ रखते हैं। आज के जो मौज़ूआत में सबसे जो बड़ा मौजू तो वो ईरान का मामला है, फिर साइफर है और उसके बाद कुछ एक दो और छोटे मोटे मामलात हैं। सबसे पहले ही चलते हैं हम ईरान की तरफ। तो ईरान ने जो बहुत बड़ी एक ब्लंडर किया और जो खत्ते के अंदर एक नए मिसाइल पैदा किए, और वो उनका एक बेवकूफाना किरदार था। और उसकी मैंने कल भी अर्ज कर रहा था कि इसके पीछे उनकी लोकल कंजम्पशन है और ये उनकी लोकल जरूरत है। एक तो वहां पे वो उन्होंने जो बहुत ज्यादा बढ़के मारी हैं कि जमाने में पंजाब का यहाँ एक कल्चर था, मलिक शाह साहब की फिल्में थी और बड़ा कल्चर था, लगता है वो ईरान ने अडॉप्ट कर लिया। और वो भड़के लगाते रहते हैं इसराइल को, लेकिन करते करते कुछ नहीं है, उल्टा इसराइल करता है। तो अब वो उसके चक्कर के अंदर उन्होंने 3 इस्लामी ममालिक पे हमला किया, पाकिस्तान पे भी कर दिया। फ्रस्ट्रेशन थी और बहुत ज्यादा उनको लगता है कि मसाइल थे और उनकी जो लोकल कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा लोग उनके खिलाफ हैं, रिजीम के खिलाफ। तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान में भी कर दिया। अब उसकी वजह से यार पाकिस्तान को उन्होंने एक बहुत ज्यादा awkward पोजीशन के अंदर डाल दिया। इस awkward पोजीशन से निकलने के लिए पाकिस्तान के पास और कोई हाल नहीं था कि या तो पाकिस्तान फौरी तौर पे अटैक करे और उसको बराबर करे, और यही शायद बैक ऑफ द जो स्टेज था उसके अंदर तुर्किया और चीन का भी यही ख्याल था कि या तो ईरान माफी मांगे और या फिर पाकिस्तान अपना स्कोर बराबर करे पब्लिकली, और इसको मामले को फिर इसके बाद आगे आराम से चला जाए। अब जो बज़ाहिर ईरान ने जो प्रेस रिलीज इशू किया वो भी इस बात की इंडिकेटिव है कि एक तो उनके ख्याल में मरने वाले जो 7 अफराद हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, अब वो ईरानी नहीं है, पाकिस्तानी है। तो इससे एक चीज तो ये भी एस्टेब्लिश होगी कि ये दहशत गर्दों के ठिकाने जो हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं और इंडिया के जो है वो उनको प्रमोट कर रहा है। और कलभूषण भी ग्वादर के करीब से पकड़ा गया, पाकिस्तान में एंटर होते हुए पकड़ा गया था। तो और चंद दिन पहले ईरान में जो इंडिया का वजीर खारजा है वो भी होके गया है। तो ये सारे जो डॉट है मिलाने से ये ऐसे लगता है कि ईरान नोइंगली या अनोइंगली किसी तरह इस मामले में इन्वॉल्व हो गया। बहरहाल अब ये अल्लाह ताला अपने खत्ते के लोगों के लिए बेहतर करे और ये मामला इस तरह आगे जो है खराबी की तरफ ना जाए, और इसको रुकना चाहिए क्योंकि ये बहुत हद तक एस्केलेट हो सकता था। क्योंकि इसमें अगर चीन का और तुर्की का किरदार ना होता, जो कि चीन का एक किरदार अच्छा है, अगर ये अमेरिका के हाथ में होता तो अमेरिका तो डेफिनेटली इसके ऊपर तेल डालता। तो ये मेरा एक तो ये ख्याल है। बहरहाल अच्छा, मियाँ इसमें मैं गद्दार अगर आप इसमें एक कुछ ऐड ऐड कर दूं। करना चाहें। एक मैं ऐड कर देता जी। हूँ इसमें कि ये जो वाकया आज जो पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया है वहाँ पे सीस्तान में, और बीएलए और बीएलएफ के ठिकानों को निशाना बनाया है, तो उस पे जाहिर है कि और बहुत से पहलू हैं जिन पे आने वाले दिनों में बात होती रहेगी, लेकिन एक बड़ी अहम उसमें जो बात सामने आई वो ये कि इस्लामाबाद में जो लापता अफराद के लवाहकीन जो एहतजाजन बैठे हुए हैं कैंप लगाकर, उनकी सरबराह महरंग जो हैं उनके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई है कि जो बहुत से सवालात और उनके जवाब तलाश करती है। उन्होंने कहा जी कि जो वहां पे लोग मारे गए हैं उनके लवाहकीन तो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे धरने में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। तो इस पे मैं बिल्कुल लवाहकीन जो उनके हैं वो हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं, और मैं उनको हक पर समझता हूँ। जिनके लवाहकीन गायब हो जाएं, लापता हो जाएं, उनका दर्द वो ही जानते होते हैं, और वो उसके लिए बैठे हुए हैं। और स्टेट को चाहिए कि वो उनको ढूंढे, उनको पता करके अगर उनके पास हैं तो वो दे दे, नहीं है तो कहीं और से, क्योंकि शहरी तो आखिर पाकिस्तान के हैं
और स्टेट की ही जिम्मेदारी है। लेकिन जो महरंग का बयान है आज का, कि वहां पे उनके जो लवाहकीन है वो इधर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लापता नहीं है। मतलब ये कि वो भागे हुए हैं, वो छुपे हुए हैं, वो असला उठाए हुए हैं। तो उन्हें चाहिए, उन्हें भी चाहिए, स्टेट की जिम्मेदारी मैंने पहले कह दी, और इनको भी चाहिए कि आप बाकी लोगों का भी पता करें कि वो पहाड़ों में कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं, और वो ईरान में किन किन कैंपों में मौजूद हैं। और वो वहां से जाहिर है कि अगर वो मुसल्ह हैं और ईरान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी फौज ने उनको निशाना बनाया है, तो वो वहां पे बैठे कोई चरखा तो नहीं काट रहे। तो वो जाहिर है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये एक पहलू ऐसा है कि जो आजकल डिस्कस हुआ और होगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है, मैं दोबारा कह दूं, कि ये जो लापता अफराद के लवाहकीन हैं वो गलत हैं, या उनका दुख दर्द बहुत कम है। उनको भी इस पे खाली मियां एक साहब, दफा। ये तो इंसानी मामला है। और मेरा ख्याल है कि स्टेट को और तमाम जो है इंसान है उनको भी देखना चाहिए। बस इसके साथ ही हम चलते हैं साइफर के केस की तरफ से। और मियां साहब पूछते हैं कि आज आजम खान साहब ने कोई बयान दिया है। जनाब मियां साहब। देखें जी, आज कोर्ट में बड़ा दिलचस्प मंजर उस वक्त पैदा हुआ, जो अडयाला जेल में कोर्ट लगती है, वहाँ पे सहाफ़ियों को एक्सेस हासिल है। आम आदमी तो नहीं है। वो ये कहा जाए कि ये ओपन कोर्ट है तो उसको उस तरह से ओपन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं। तो जब वो कार्रवाई शुरू हुई तो इमरान खान साहब ने कहा, जो वहाँ पे मुलजम की हैसियत से मौजूद थे, जज साहब को मुखातब करके, कि मैं देखूंगा कि आप आजम खान से क्या बयान लेते हैं। तो जब कार्रवाई वो आजम खान साहब आ गए, तो फिर इमरान खान साहब बोले कि फिर अगर इससे इससे इसने बयान देना है तो कहो कि कुरान पे हाथ रख के दे, जो भी मेरे खिलाफ बोलना है। तो जज साहब ने कहा कि इमरान साहब आप तसल्ली रखें, कुरान पाक हमने मंगवा लिया है। और फिर आजम खान ने कुरान पाक पे हाथ रख के जब बयान शुरू किया, तो फिर इमरान खान का मौकफ क्या था भला? वो ये था कि हाँ, ये तो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। ये तो आपने इंतजाम कर रखा है, मुझे समझ आ गई है कि मेरे खिलाफ कुरान पे हाथ रख के आप बयान ले रहे हैं। तो बहरहाल आजम खान ने कुरान पे हाथ रख के कहा कि ये जो साइफर है, ये इसकी जो बात इमरान खान ने जलसा आम में बताई, या जिस तरह से वो इसको बयानिया बनाकर चलते रहे, वो ऐसे नहीं था। ये साइफर जो बैरून मुल्क से हमारे एक सफ़ीर ने लिखी थी जो तहरीर, उसको अपनी मर्जी के मिनट्स बनाकर, और ये तय हुआ था कि मिनट्स बनाए जाएंगे और उन मिनट्स को आगे फैलाया जाएगा। तो वो जो मिनट्स बनाए गए अपने तौर पर कि इसमें क्या क्या है, ये इसके बेसिकली इसका मकसद क्या है, यानी कि जो डिराइव किया गया उसमें से, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो जो सफ़ीर है, वो जो सफारतकार है अमेरिका का, उसने जो गुफ्तगू की है असद मजीद के साथ, वो उसका मकसद असल में ये था कि मेरी है जी, का कि मतलब ये था कि मेरी हुकूमत हुकूमत को गिरा। हटाया जाए, अमेरिका मेरी हुकूमत को पसंद नहीं करता, और बाजवे के जरिए हटाया जाए। हालांकि उसमें बाजवे का पहले शुरू में नाम ही नहीं लिया था इन्होंने, बाद में इन्होंने बाजवे को शामिल किया था। तो इनको लोकल साजिश हुई, उसमें लोकल एस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी और अमेरिका उसके पीछे था। तो ये मियां साहब, इसमें साथियों के किरदार में एक किरदार तो आपके भी बहुत करीब है। और आजकल आपके आपके तो खैर बॉस भी हैं, और आजकल पंजाब के भी वजीर आला हैं। तो उनका भी तो किरदार भी इमरान साहब ने कहा ने उनका भी रहा है, काफी बड़ा किरदार नहीं, था। वो आप वो बात कर रहे हैं जिसमें इमरान खान जो है वो अमेरिका से शुरू हुए थे, जनरल बाजवा तक आए, और उसके बाद फिर वो आसिफ जरदारी, और आसिफ जरदारी से मोहसिन नकवी तक पहुंच गए कि मेरी हुकूमत हटाने में अमेरिका का हाथ है, नहीं मेरी हुकूमत हटाने में जनरल बाजवा का हाथ है, अच्छा नहीं मेरी हुकूमत हटाने में आसिफ जरदारी का किरदार है, और फिर मोहसिन नकवी तक आ गया था। तो वो है ना उनका जो बदलता हुआ मौकफ, जिस तरह मैंने अभी बताया
कि इसे अगर करना है तो कुरान पे हाथ रखाएं, मैं देखता हूँ कैसे बयान लेते हैं आप इससे। और जब वो कुरान ले आए तो फिर कहा हाँ आप तो कुरान पे लेंगे इसी इसके इससे मेरे खिलाफ। तो ये तो खैर उनका देख, लेकिन वो कामयाब है इन सब चीजों में। वो जो भी कहता है उनके मानने वाले उसको मान लेते हैं। अच्छा, बहरहाल ये है कि मैं इस साइफर को, मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि ड्रामा करार समझता हूँ, ड्रामा कहता हूँ, लेकिन इस ड्रामे के पीछे इमरान खान का ड्रामा जरूर शामिल है। इसका इमरान खान को नुकसान हो ना हो, इसमें से कोई बात निकले ना निकले, लेकिन इमरान खान का ड्रामा जरूर एक दफा बेनकाब हो जाएगा जो उसने किया था। लेकिन मियां साहब इसमें पाकिस्तान का जो नुकसान है वो काफी ज्यादा है स्वास्थ्य सतह के ऊपर। पाकिस्तान एक जो है एक गैर मुतवाजन और वनरेबल स्टेट के तौर पे इंटरनेशनल एरिना के अंदर ये लोगों का ख्याल है कि ये पाकिस्तान पे आप फिर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि दो सिफारतकारों के दरमियान एक बात है और वो पब्लिक हो जाए। तो इन चीजों को देखने से चाहिए कि हम अपने जाती फवायद के लिए हम मुल्क के फवायद को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये एक बड़ा मसला है जी। इसके साथ ही मियां साहब और अगर आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें तो, वरना फिर हम मियां खलील साहब की तरफ चलते हैं। नहीं जी, बस ये आज की तो ये कार्रवाई है। इसके अलावा ये है कि सियासत की गर्मा गर्मी है। नवाज शरीफ आज बाहर निकल आए बिलाखिर, और हाफजाबाद में उन्होंने अपनी कैंपेन का पहला जलसा नवाज शरीफ ने जो, हाँ, वो कहते हैं कि जलसा बज़ाहिर अच्छा था। अब आपका क्या ख्याल बहुत है? अच्छा जलसा था। बड़े लोग थे उसमें और बड़ा पावरफुल शो था। और उसमें उन्होंने खिताब किया है और अपने निकाले जाने का जो पाकिस्तान को पहुंचने वाला नुकसान है उसको बयान किया है। और अब लेकिन ये है कि इसके बाद उन्होंने अपना लिया का जो जलसा है वो कैंसिल कर दिया है। और उसकी जो रीज़न वहां से आई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वो ये आई है कि नवाज शरीफ साहब की ज़ाती मसरूफियात की वजह से कैंसिल किया गया है। इसकी बहरहाल क्या वजूहात असल में हैं वो पता करके आपको कल जरूर बताएंगे। इसके साथ ही अब हम चलते हैं मियां खलील साहब की तरफ। खलील साहब आप बताइए कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कुछ आप। मैं जी इकोनॉमी आजकल आपको मैंने बताया ना, कलेक्शन की अनसर्टेनिटी की वजह से अभी थोड़ा सा ना वो स्टेगनेंट हो गई है, जैसे ना फ्रीज हो जाती। लेकिन उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। अच्छी बात तो ये है कि कॉटन के आज नए लेटेस्ट फिगर आए हैं। वो पाकिस्तान की जो पैदावार है वो 82 लाख 82 लाख बेल से ज्यादा हो गई है 15 जनवरी तक की। पिछले पूरे सीजन की जो आपकी पैदावार थी वो 49 लाख थी, यानी कि तकरीबन डबल हो गई है। अभी अभी 2 महीने बाकी हैं। इसमें एक क्रेडिट जो हमारे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, इनको भी जाता है कि इन्होंने, क्योंकि इनके साथी जो है वो टेक्सटाइल के एप्टमा के पैटर्न इन चीफ हैं, और इन्होंने मिलके एक इस बार बाकायदा कोशिश की कि कॉटन का ग्रोइंग एरिया बढ़ाया जाए, उसकी मियां साहब, जो फसल बढ़ाई जाए, क्रेडिट अच्छा जाता किया है जाए। वो जाता है, इसमें आप हंस भी रहे हैं, शर्मा भी रहे हैं। जो जाता है वो जाता है। बताया कि उनके दोस्त भी हैं, उनके वफाकी वजीर भी हैं कि जो निगरान गवर्नमेंट है इसने 6 माह में, जो उसके भी फिगर हैं, कमर्शियल बैंकों से 4,000 अरब से ज्यादा का लोन ले चुकी है। उसका इम्पैक्ट अभी बाद में आने वाली हुकूमत को पड़ेगा, जो पिछले साल से डबल है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वो कर्जा लेके चलाई जा रहे हैं हुकूमत, चाहे कॉटन ज्यादा हो, पुल बने, अंडरपास बने, कर्जे लेके चल रहे हैं। और वो कर्जे अब आने वाली हुकूमत देगी तो वो देखें क्या सूरत हाल बनती है। वो ओवरऑल वैसे भी यही सूरत हाल है किसमें। लेकिन कॉटन एक पॉजिटिव है। दूसरी पॉजिटिव है कि एक्सपोर्ट पाकिस्तान की, ये पिछले क्वार्टर की, वो पिछले साल से $1 बिलियन ज्यादा है। ये एक वाकई पॉजिटिव साइन है। अगर इसी रेशो से भी बढ़ती रहे ना, तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन जीरो हो सकता है एक आध साल में, क्योंकि 4-5 अरब डॉलर का चल रहा है अभी। तो ये अगर एक क्वार्टर का $1 बिलियन ज्यादा है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 से 5 अरब डॉलर इनको ज्यादा एक्सपोर्ट से मिल जाएंगे। और वही एक डिफरेंस है इनका एक्सपेंडिचर का और इनकम, इलेक्शन और
इलेक्शन, उसके बाद देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। जनाब, इसके साथ ही हम आज का एक मुझे पाकिस्तान के कर्ज के हवाले से गालिब याद आ रहा है। तो गालिब कहता था कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हम अ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। हमारा तो वो एक ना एक दिन तो लगता है इंशाल्लाह हम भी कोशिश फाका मस्ती करेंगे रंग कर्ज ले लाएगी, दे वो के चाहे हम कार्टन की सूरत क्या में। कहते हैं तो प्रोमो जी हाँ, जी। वो अगली हुकूमत के लिए लाएगी ना। तो बस ठीक है, इसके साथ ही हम अपने नाज़रीन और सामाईन से इजाजत लेते हैं जी। इंशाल्लाह कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।